हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू नर्सिंग पॉइंट। हम आज स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी के जो कि मैराथन सीरीज़। तो पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये सीरीज़ मैं जो लाई हूँ वो है आपके उत्तर प्रदेश से ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, जो कि आप अभी अभी निकली है पोस्ट उड़ीसा के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहीं से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मैं उसमें जो भी क्वेश्चन का थ्योरी वो भी कवर करूँगी और उसके साथ क्वेश्चन भी 100 क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे आज। तो शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है या न्यू सब्सक्राइबर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये वीडियो सब जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं सबके पास पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए सबक्यूटानियस, ऑप्शन बी इंट्रावेनस, ऑप्शन सी ओरल, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो कमेंट करिए कि आप कितने आप कमेंट कर लीजिए, मुझे पता चल जाएगा आप लोग कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं भी है, आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मैं अच्छे से आपको यहीं पे थ्योरी भी क्लियर करवा लूँगी। ठीक है, व्हिच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोच के बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंट्रावेनस। क्या होगा? इंट्रावेनस। ठीक है, तो यहीं पे हम समझते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब ये डायरेक्टली क्या करता है, जाके ब्लड के साथ मिलता है। कौन मिलता है डायरेक्टली? वो है आईवी। आईवी मतलब इंट्रावेनस, हम डायरेक्ट ब्लड में देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में देते हैं। इट बाईपास ऑल ऑब्जेक्शन बैरियर। तो हमारा जो ऑब्जेक्शन सिस्टम है, जैसे कि ऑब्जेक्शन का तरीका है, जैसे कि हम ओरली लेंगे तो पहले हमारा रूट में पहले हम वो ऑब्जेक्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सबसे ना हो के ये डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड के साथ मिलता है। तो 100% बायो अवेलेबिलिटी मतलब व्हिच रूट से ऑफ ड्रग एडमिशन प्रोवाइड्स 100% बायो अवेलेबिलिटी, वो क्या होगा? इंट्रावेनस। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू ए ड्रग इज कॉल्ड। तो हम ऑप्शन ए फार्माकोडायनामिक्स, ऑप्शन बी फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ऑप्शन सी फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन डी टॉक्सिकोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप देख के बताओ, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करो, कमेंट करो। पहले मैं समझा देती हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है और फार्माकोडायनामिक्स का मतलब क्या है। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, बॉडी डज टू द ड्रग। हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या किया, बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, मैं इसे आरो मार्क करके शॉर्ट में लिख देती हूँ। हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या किया उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर यहाँ भी फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो क्या है, ड्रग डज टू द बॉडी। तो हम ड्रग क्या किया हमारे बॉडी के साथ, वो हुआ फार्माकोडायनामिक्स। क्या हुआ? फार्माकोडायनामिक्स हुआ कि हमारा ड्रग बॉडी के साथ क्या किया, वो हुआ फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है,
सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, अब अभी बता ही दो। मैं ऑलरेडी थ्योरी का पोर्शन क्लियर कर ली। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब बॉडी टच टू द ड्रग, तो हमारा बॉडी जो किया ड्रग के साथ, जैसे कि यहीं पे मैं बता देती हूँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑप्शन सी। तो क्या क्या, पहले ऑब्जर्प्शन क्या क्या, पहले ऑब्जर्प्शन, ये तो सब लोग का पता होगा। ऑब्जर्प्शन क्या, फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या, फिर मेटाबोलाइज क्या, ठीक है, फिर मेटाबोलिज्म क्या, फिर एक्सक्रीशन क्या, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्प्शन किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर मेटाबॉलिज्म किया जो कि लीवर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब लीवर किया। एक्सक्रीशन कहाँ पे किया, किडनी किया। एक्सक्रीशन कहाँ पे किया, किडनी में किया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फास्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग अकर्स प्राइमरीली व्हिच ऑर्गन। तो हमारा फास्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग अकर्स प्राइमरीली इन व्हिच ऑर्गन। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, मैं अभी बताई कि वो कहाँ पे होता है, लीवर में। कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लीवर। इसमें और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली ही बता दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ व्हाट इज ड्रग डोज टू द बॉडी इज डिफाइंड आज। तो हमारा ये क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर चुकी, तो आप लोग बताओ, कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्या हुआ, फार्माकोडायनामिक्स, कि ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या क्या किया। जैसे कि पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया, वो हमारे बॉडी के लिए क्या क्या करेगा, ठीक है। फिर उसको रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर बाइंडिंग किया, ठीक है। फिर क्या किया, बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स डाला, फिर बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स डाला, ठीक है। हमारा बॉडी उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स दिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फार्माकोडायनामिक्स। So move to the next question. Question number 5. Which plasma protein binds to most acidic drugs in bloodstream? तो हमारा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करता है मोस्ट एसिडिक ड्रग्स इन ब्लडस्ट्रीम, ठीक है। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग कमेंट करो कि कौन सा आंसर सही है। यहीं पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, एल्बुमिन। क्यों होगा एल्बुमिन, देखो पहले समझो। एल्बुमिन एक फ्लोटिंग प्रोटीन है जो कि ब्लड में होता है। एल्बुमिन दैट बाइंड्स टाइटली टू एसिडिक ड्रग मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, एक फ्लोटिंग प्रोटीन होता है, फ्लोटिंग प्रोटीन होता है जो कि ब्लड दैट बाइंड्स टाइटली टू एसिडिक ड्रग मॉलिक्यूल्स। ये एसिडिक ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है टाइटली, ठीक है। कैसे, टाइटली। इसका संबंध एसिडिक ड्रग्स के साथ बहुत ज़्यादा है। समझ में आया अभी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू डिक्रीज बाई 50% इज द व्हाट। हम क्या कर लिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को 50% के लिए कम कर दिया गया है इधर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा, आप लोग बताओ। क्या हम बोलते हैं 50% कम कर लिए, मतलब हमारा लाइफ 100% का होता है, 50% कम कर दिए तो क्या होगा, हाफ लाइफ हो गया ना, हाफ लाइफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्लाज्मा हाफ लाइफ is the exact time it takes for the body to eliminate it half 50% of drug concentration, ठीक है। समझ में आ गया।
So move to the next question. A drug that binds to a receptor and produce a maximum therapeutic response is an. इसी का आंसर आप लोग बताओ. ऑप्शन ए में है अंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी आगोनिस्ट, ऑप्शन सी इन्वर्स आगोनिस्ट, ऑप्शन डी पार्शियल आगोनिस्ट. बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, टाइम दे दी हूँ, आप लोग बताओ अभी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आगोनिस्ट. क्यों हुआ आगोनिस्ट, बताओ. ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में. ए ड्रग दैट बाइंड्स टू ए रिसेप्टर. ड्रग क्या कर रहा है इधर, बाइंड कर रहा है रिसेप्टर के साथ एंड प्रोड्यूस ए मैक्सिमम थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स. इसी के साथ बाइंड कर रहा है, मतलब वो हो गया आगोनिस्ट. ठीक है. अगर एंटागोनिस्ट हम लोग आगोनिस्ट पढ़ लिए तो एंटागोनिस्ट क्या हुआ ना, द ब्लॉकर, किसी को ब्लॉक करना. ठीक है. जैसे कि हमारा किसी का भी आप एंटागोनिस्ट पढ़ लोगे जिसमें भी टॉक्सिसिटी, एंटागोनिस्ट में देख लो, है ना. टॉक्सिसिटी किसी का भी निकालो, जैसे कि एसिटामिनोफेन. एसिटामिनोफेन का यहाँ पर एंटागोनिस्ट कौन सा होगा, इन एसिटाइल सिस्टीन. क्यों होगा, ये जब हमारा टॉक्सिक हो जाता है तो हम एंटागोनिस्ट यूज करते हैं. ठीक है. इसको ब्लॉक करने के लिए, इसी को ब्लॉक करने के लिए हम एंटागोनिस्ट का यूज़ करता है. तो एंटागोनिस्ट हो गया हमारा ब्लॉकर. ठीक है. और ये हो गया है बाइंड टू ए रिसेप्टर. बाइंड टू रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और ये रिसेप्टर ब्लॉक करता है. ठीक है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which sublingual medication is commonly given to relieve acute angina pectoris? So the correct option is, क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन. नाइट्रोग्लिसरीन हम कैसे देते हैं, सबलिंगुअल. कैसे, सबलिंगुअल. क्यों सबलिंगुअल हम देते हैं, ये क्या करेगा ना, डिजीज डिजॉल्व इंस्टेंटली अंडर द टंग. ये क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है इंस्टेंटली इन टंग. हम टंग के नीचे रखते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है. एंड डायलेट कोरोनरी ब्लड वेसल्स फास्ट. एंड क्या करता है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स को डायलेट वेरी फास्ट कर देता है. डायलेट वेरी फास्ट. तो ये क्या किया, पहले तो डिज़ोल्व हो गया जल्दी से, फिर डायलेट कर लिया कोरोनरी ब्लड वेसल्स को एकदम फास्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोग्लिसरीन. ये सबको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 9. द टर्म टेट्राजेनिसिटी रेफर्स टू ड्रग इंड्यूस्ड डैमेज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. लीवर सेल, फेटल डेवलपमेंट, रेनल ट्यूबल्स, कार्नियल नर्व्स. अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर लीजिए. ठीक है. अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. एक क्या करता है, टेट्राजेनिसिटी का मतलब मीन्स ए ड्रग कॉजेज स्ट्रक्चरल और abnormalities इन ए डेवलपिंग फिटस. ये क्या करता है ना, फिटल जब डेवलपमेंट का स्टेज होता है तब हम कुछ भी ऐसे ड्रग इंड्यूस कर लिए जो कि हमारा क्या करेगा, टेराटोजेनिसिटी का इफ़ेक्ट दिखाएगा. उसको हम क्या करेगा, इसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आएगा. अबनॉर्मैलिटीज़ इन डेवलपिंग फिटस. हमारा फिटस तो डेवलप जितना जैसे जैसे होता है वही प्रक्रिया को बाधा सृष्टि करेगा, या फिर उसको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसे कि डिफेक्ट आएगा उसमें, तो हम बोलते हैं उसको टेराटोजेनिसिटी ड्यू टू ए ड्रग इंड्यूस्ड. ठीक है. हम जब ड्रग लेते हैं तभी अगर हमारा स्ट्रक्चर या फिर अबनॉर्मैलिटीज़ दिखाई देता है डेवलपिंग ऑफ ए फिटस, तब हम उसको टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज फिटल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 10. Which route of injection is used to
यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिसीजिव एक्शन। अगर ये किसी को नहीं पता होगा तो मार पड़ेगा सबको, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम एकदम सब में आती है, ये फार्माकोलॉजी में भी जाता है और कम्युनिटी में भी पूछ लेता है कभी कभी, और सब कुछ में, एनाटॉमी में भी सब में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। Which route of injection is used for administering the BCG vaccine? ये क्या होगा? इंट्राडर्मल। ये कब दिया जाता है बताओ, कब दिया जाता है? न्यूबॉर्न में, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में कहाँ से दिया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म में। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary drug of choice used to reverse anaphylactic shocks? यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया जो कि लिखा है रिवर्स एनाफिलेटिक शॉक। सो करेक्ट ऑप्शन बताओ। डोपामाइन, एफिनेफ्रिन, एट्रोपिन, हाइड्रोकोर्टिसोन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, बताओ क्या होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 का होगा एपिनेफ्रिन। तो क्या यूज़ करते हैं? एफिनेफ्रिन यूज़ करते हैं एनाफिलेटिक शॉक में। एनाफिलेटिक शॉक क्या होता है? एक एलर्जिक रिएक्शन होता है ना। शॉक मतलब क्या होगा? हमारा बॉडी, हमारा हार्ट जो कि है प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तभी एनाफिलेटिक शॉक होगा। एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे रहा है तो हमारा DOC ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? एपिनेफ्रिन होगा। क्या होगा? एपिनेफ्रिन होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मेडिकेशन इज एन एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज द फर्स्ट लाइन चॉइस फॉर सिम्प्टोमेटिक ब्राडिकार्डिया? तो हम ब्राडिकार्डिया के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग क्या चूज करेंगे? इसमें ब्राडिकार्डिया के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, क्या होगा इसमें बताओ? अम्योडारन, एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, डिगोक्सिन। तो एपिनेफ्रिन तो अभी अभी पढ़े, उसका क्या काम क्या था? एनाफिलेटिक शॉक, मतलब क्या कर रहा है वो? हार्ट को हमारा ज़्यादा कंट्रैक्ट कर रहा है ताकि हमारा हार्ट बीट बढ़ सके। पर सिम्प्टोमेटिक ब्राडिकार्डिया चॉइस हार्ट रेट को कम कर रहा है एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये सिम्प्टोमेटिक ब्राडिकार्डिया क्या कर रहा है? जो कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एट्रोपिन। क्या होगा? एट्रोपिन। क्यों होगा? क्या कर रहा है एट्रोपिन? ब्रेक्स द पैरासिम्पैथेटिक वागस नर्व टू रैपिडली स्पीड ऑफ ए डेंजर स्लो हार्ट बीट, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वागस नर्व को रैपिडली स्पीड अप कर रहा है ताकि ये ब्राडिकार्डिया से क्या हो सकता है? थोड़ा सा इंक्रीज कर सके हमारा हार्ट रेट में। ब्राडिकार्डिया का मतलब क्या होगा? डिक्रीज हार्ट रेट। तो इंक्रीज हार्ट रेट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एट्रोपिन। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन? तो हम हाइपरटेंशन के लिए बीटा 1 ब्लॉकर में क्या यूज़ करेंगे? प्रोपानोलोल, मेटोप्रोलोल, लाबेटोलोल, कार्बिडिलोल। तो ये सब बीटा 1 ब्लॉकर हम ट्रीट करेंगे जो कि हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल ब्लॉक कर देता है। मेटोप्रोलोल ब्लॉक्स ओनली बीटा 1 रिसेप्टर। ये क्या करता है? ओनली बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है एंड इन द हार्ट लोअरिंग हार्ट रेट विदाउट अफेक्टिंग लंग्स। ये बीटा 1 ब्लॉकर मतलब हार्ट को सिर्फ अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये अलग जो सब है, ये सब हार्ट के साथ साथ लंग्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये ही एक ऐसा बीटा 1 ब्लॉकर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन है जो कि है मेटोप्रोलोल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14 इसको यहीं पे और एक टाइम बता देती हूँ। बीटा 1 ब्लॉकर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, यहीं पे जो लिखा है सब बीटा 1 ब्लॉकर है, बट सॉरी
ये जो है सबको यहीं पे जो ऑप्शन है तो हमारा ए ऑप्शन मेटोप्रोलोल एक ऐसा बीटा 1 ब्लॉकर है जो कि सिर्फ हमारा हार्ट में ही उसका काम कर रहा है, मतलब रिसेप्टर इन द हार्ट ब्लॉक कर रहा है। वो हार्ट के अलावा लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, पर बाकी सब लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपानोलोल स्ट्रिक्टली कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ। तो हमारा जब नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपानोलोल इज स्ट्रिक्टली कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ, तो हाइपरटेंशन, एंजाइना, अस्थमा और टैकीकार्डिया। करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा? क्या होगा? अस्थमा। जब हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लेते हैं, B2 रिसेप्टर क्या कर रहा है? इन द लंग्स व्हिच नैरोज एयरवे एंड कॉजेस फटल अस्थमा अटैक, है ना। सो ए नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? लंग्स को अफेक्ट करेगा, फिर नैरो कर लेगा हमारा एयरवे को। क्या करेगा? नैरो करेगा हमारा एयरवे को। ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the physiological antidote for a cholinergic crisis organophosphate poisoning? तो हम ब्राडिकार्डिया में जो जिसको यूज़ कर रहे हैं उसी को ही यूज़ करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा? बताओ। मैं आंसर भी बता चुकी हूँ, आप लोग को सिर्फ पता नहीं। एट्रोपिन। कैसे एट्रोपिन हेल्प कर रहा है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को सही करने में। ठीक है। ये क्या कर रहा है ना? ब्लॉक कर रहा है द एक्सेस एसिटाइल बिल्डअप। हमारा जब पॉइजनियस होता है ना, तभी एसिटाइल कोलिन का बिल्डअप होता है, तो उसको रोकता है ड्यूरिंग ए कोलिनर्जिक या ऑर्गेनोफॉस्फेट क्राइसिस। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज atropine. Question number 16, which medication is classified as an alpha 2 adrenergic antagonist used to treat hypertension? तो हमारा इसी में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताओ, कमेंट करो जल्दी से। द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोनिडाइन। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? क्लोनिडाइन। ये क्या करता है क्लोनिडाइन? स्टिमुलेट्स अल्फा 2 adrenergic agonist। एक एगोनिस्ट मतलब उसके साथ मिलके काम करेगा। ठीक है। रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो ये रिसेप्टर बाइंड करता है ब्रेन के साथ टू रिड्यूस सिम्पैथेटिक आउटफ्लो एंड लोअर बीपी। आउटफ्लो एंड लो करता है बीपी को। बीपी लो कर रहा है, तो हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हम बीपी को लो ही करेंगे ना। तो अल्फा 2 adrenergic एनागोनिस्ट हम कब यूज़ करते हैं? तो वो क्या करता है? ब्रेन के साथ रिसेप्टर बाइंड करता है टू रिड्यूस सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड क्या कर रहा है इसमें? डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोनिडाइन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, pilocarpine eye drops are used in glaucoma because they act as a. Question number 17. So the correct option is क्या होगा? pilocarpine eye drops हम क्यों यूज़ करते हैं ग्लाकोमा में? ठीक है। So the correct option is क्या होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन का सो द करेक्ट ऑप्शन इज मायोटिक। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल। ये क्या कर रहा है? कंस्ट्रिक्ट कर रहा है प्यूपिल को। ठीक है। डायलेटेड प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, और आई ड्रॉप क्या कर रहा है ना? ओपनिंग द आई ड्रेनेज पाथवेज टू लोअर प्रेशर। ठीक है। ये ओपन कर रहा है आई ड्रेनेज को, पाथवेज को, ताकि प्रेशर कम हो सके। ग्लाकोमा में हमारा आईसीपी इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके प्रेशर को कम कर रहा है इससे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच मेडिकेशन इज ए स्पेसिफिक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट रिवर्सल ड्रग। तो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट रिवर्सल ड्रग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नियोस्टिग्माइन। ये क्या कर रहा है ना, मसल्स पैरालाइजिंग ड्रग्स इंक्रीज एसिटाकोलाइन, है ना, हाँ, रिवर्स मसल्स पैरालाइजिंग ड्रग्स इंक्रीज एसिटाकोलाइन। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि हमारा मसल्स का पैरालाइजिंग ड्रग्स इंक्रीज मतलब कुछ भी हमारा शरीर में गलत हो रहा है तो एसिटाइलकोलाइन का डिपॉजिट हो रहा है, ये वही कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी साइड इफेक्ट ऑफ एन अल्फा 1 ब्लॉकर लाइक प्राजोसिन। क्वेश्चन नंबर 19, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ये क्या करेगा, अल्फा 1 ब्लॉकर लाइक प्राजोसिन हमारा पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, डायलेट पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। ठीक है, डायलेट कर दिया हमारा पेरिफेरल ब्लड वेसल, ताकि हम जब खड़े होंगे स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे तभी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बीपी जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इमरजेंसी ड्रग इज यूज्ड टू कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन इन ए मैनेज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो हम इमरजेंसी ड्रग कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन कौन सा देंगे? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है ना, हमारा स्ट्रेंथन करता है हार्ट मसल्स कंट्रैक्शन को टू रिवर्स कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक को ठीक करने में हमारा हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो हम क्या देंगे आईवी इन्फ्यूजन में? कंटिन्यूसली डोपामाइन देंगे। व्हाट इज़ द नैरो थेरापेटिक सेरम रेंज ऑफ डिगोक्सिन। हमारा डिगोक्सिन का सेरम रेंज कितना होना चाहिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, मैं यहीं पे बता देती हूँ, 0.5 to 2.0 mg/ml। इसके मतलब 2.0 से अधिक होगा तो डिगोक्सिन का टॉक्सिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सेरम रेंज ऑलवेज चेक करना चाहिए ताकि डिगोक्सिन का सेरम लेवल ठीक है कि नहीं है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिगोक्सिन द नर्स मस्ट असेस व्हिच पैरामीटर फॉर 1 फुल मिनट। ये तो लिख दिया है, 1 फुल मिनट के लिए कौन सा चेक करेंगे? डिगोक्सिन देने से पहले अपिकल पल्स को चेक करेंगे। मूव क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच लूप डायरेक्टली इज मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब टू ट्रीट एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। क्या यूज़ करेंगे? डायूरेटिक भी लिखते हैं इधर, तो हमारा यहाँ पे डायूरेटिक कौन सा है? देख लो, आंसर बताओ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? फुरसेमाइड। फुरसेमाइड एक लूप डायूरेटिक हुआ, लूप डायूरेटिक जो कि एक्यूट पल्मोनरी एडेमा को ट्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्यूट पल्मोनरी एडेमा को ट्रीट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ए पेशेंट टेकिंग फुरसेमाइड क्लास 6 शुड बी हेवीली मॉनिटर्ड फॉर व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो हम जब पेशेंट को फुरसेमाइड या फिर लासिक्स देते हैं तो हमको किस चीज़ का मॉनिटर करना चाहिए? हाइपरकालेमिया की, हाइपोकालेमिया की, हाइपरनाट्रेमिया, हाइपरकैल्सीमिया। क्या मॉनिटर करना चाहिए? वो होगा ऑप्शन बी, हाइपोकालेमिया की। क्यों हाइपोकालेमिया की ज़रूरत होती है हमको मॉनिटर करने में? क्योंकि हम फुरसेमाइड दिए हैं ना, तो किडनी क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम हमारा निकालेगा, किडनी से फ्लश आउट करके यूरिन के माध्यम से निकालेगा, तो हमारा वहीं पे डिक्रीज हो जाता है पोटाशियम लेवल। ठीक है, तो हम इसीलिए हाइपोकालेमिया देखेंगे, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। तो हमारा कौन सा होता है जो कि पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है? क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन सी, स्पाइरोनोलैक्टोन। क्या होगा? स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ए यूनिक क्लासिक साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स लाइक एनालप्रिल और लिजोनप्रिल। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स मतलब प्रिल जिसमें लगा होगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट में आप लोग याद रख सकते हो। तो साइड इफ़ेक्ट उसका क्या होगा, ACE इनहिबिटर का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, याद रखना इसका साइड इफ़ेक्ट होगा ड्राई कफ। क्या होगा, ड्राई कफ। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 26 का बी। ठीक है, which fatal adverse reaction can occur with ACE inhibitors involving severe swelling or of lips and airway। ये क्या हुआ है, देखो अभी अभी मैं आप लोगों को बताई कि ACE इनहिबिटर्स का जो एक क्लासिक साइड इफ़ेक्ट है वो हो गया ड्राई कफ, बट यहीं पे दिया फाटल एडवर्स रिएक्शन जो कि सीरियस रिएक्शन हो गया। किसका, इन्वॉल्विंग सीवियर स्वेलिंग ऑफ लिप्स एंड एयरवे। ये एक सीरियस कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एंजियोएडेमा। ठीक है, एंजियोडेमा जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, वह सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिक साइड इफ़ेक्ट जो कि होता है ड्राई कफ, और ये हो गया सीरियस जो जहाँ पे कि हमारा सीवियर सोलिंग ऑफ लिप्स एंड एयरवेज दिखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं एंजियोएडेमा। व्हिच ड्रग क्लास डज अम्लोडिपिन बिलोंग टू। तो हमारा अम्लोडिपिन कहाँ से बिलोंग करता है, ऑप्शन ए ACE इनहिबिटर्स, ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन डी डायूरेटिक। बताओ कौन सा सही है। तो हमारा अम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक अम्लोडिपिन। तो हमारा कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या होता है, जैसे कि हम अभी अभी पढ़े, क्या पढ़े, जैसे कि ACE का कॉमन क्लासिक साइड इफेक्ट हुआ ड्राई कफ, अगर फाटल में दिखेंगे तो वो हुआ एंजियोएडेमा। वैसे हम कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक अम्लोडिपिन का क्या होगा कॉमन साइड इफेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेरिफेरल एडेमा। क्या हुआ, पेरिफेरल एडेमा। ठीक है, which anti-arrhythmic drug is primarily choice for terminating acute supraventricular tachycardia। SPT को कौन सा अरिथमेटिक ड्रग इस प्राइमरीली चॉइस करते हैं हम, अम्योडारन, एडेनोसाइन, लिडोकाइन, डिकॉक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एडेनोसाइन, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, which arithmetic drug is commonly used IV bolus for ventricular arrhythmias। ठीक है, हम ventricular arrhythmias के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, वो भी IV बोलस देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लिडोकाइन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साइड इफेक्ट व्हाट ए नर्स warn a patient about when starting sublingual nitrogen। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा, सीवियर हिटाक देखने को मिलेगा जब हम सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच मेडिकेशन इज एन HMG CoA reductase इनहिबिटर यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो हम क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, HMG CoA reductase इनहिबिटर यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, कौन सा मेडिसिन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन बी एट्रोवास्टाटिन। ठीक है, 34, ए पेशेंट टेकिंग एट्रोवास्टाटिन कंप्लेंस ऑफ सीवियर मसल्स पेन, द नर्स सस्पेक्ट व्हिच कंडीशन। अभी अभी हम उसको पता लगाया कि ये एक HMG CoA reductase इनहिबिटर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो यहीं पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, व्हिच कंडीशन नर्स सबसे सस्पेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा रैप्डोमायोलाइसिस। क्या सस्पेक्ट करेगा, रैप्डोमायोलाइसिस। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक क्लिनिकल एंटीट्यूड यूज्ड फॉर हेपारिन ओवरडोज। तो हेपारिन ओवरडोज सबको पता होना चाहिए, प्रोटामिन सल्फेट। विटामिन के कहाँ पे देते हैं, वारफारिन में। ठीक है, वारफारिन के एंटीट्यूड होता है
विटामिन के। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिर्फ O SSS के लिए नहीं, आप लोग जो भी नर्सिंग के लिए, RRB के लिए, जहाँ पे भी आप लोग यही को फॉलो कर सकते हैं। मतलब यही फार्माकोलॉजी, इसी में ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग फार्माकोलॉजी की थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आंसर आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये एकदम हाई एंड फार्माकोलॉजी है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से, व्हिच लैबोरेटरी टेस्ट इज स्ट्रिक्टली यूज टू मॉनिटर कंटिन्यूअस इंट्रावेनस हेपारिन थेरापी। तो हमारा कौन सा लैबोरेटरी टेस्ट है जो कि स्ट्रिक्टली यूज करता है मॉनिटर कंटिन्यूअस इंट्रावेनस हेपारिन थेरापी। हम जब कंटिन्यूअस इंट्रावेनस हेपारिन थेरापी कौन सा लैबोरेटरी टेस्ट मॉनिटर करेंगे? ऑप्शन देख के बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। क्या होगा? APPT क्या यूज़ कर रहा है? सॉरी, लेबोरेटरी टेस्ट क्या करेंगे? APPT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एन ओवरडोज ओरल वारफेरिन कामोडेन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मैं अभी बताई थी, विटामिन के। विच लेबोरेटरी वैल्यूज इज़ यूज टू मॉनिटर ओरल वारफेरिन थेरापी। तो हम जब ओरल वारफेरिन थेरापी दे रहे हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू चेक करेंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि है PT या फिर INR चेक करेंगे। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल पॉइजनिंग, जो कि मैं पहले बताई थी कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग जब होता है तो हम एंटीडोट किसको लेते हैं? तो N-एसिटाइलसिस्टेन को। Which drug is the specific opioid receptor antagonist used to reverse morphine overdose? तो हम मॉर्फिन ओवरडोज के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं? एक ऑपोइड रिसेप्टर है। तो द क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा? नालाक्षण। क्या होगा? नालाक्षण। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन टॉक्सिसिटी? बेंजोडाइजेपिन टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? क्या देंगे एंटीडोट? फ्लोमाजेनिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हिच मेडिकेशन इज गिवन एज एन एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इन प्री एक्लैम्सिया, जो कि MgSO4। ये तो सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्या देते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच एंटीडोट इज एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट ए टॉक्सिक ओवरडोज ऑफ ए डिगोक्सिन। तो हम डिगोक्सिन के टॉक्सिक ओवरडोज के लिए क्या देते हैं? डिगिवाइंड। क्या देते हैं? डिगिवाइंड। ये तो सब लोग पढ़े होंगे एकदम, ये तो याद ही रखना है सबको, सबका ओवरडोज के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच मेडिकेशन इज एन एंटीप्लेटलेट कॉमनली गिवन टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंटीप्लेटलेट हम क्या यूज़ करते हैं जबकि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है? बताओ जल्दी से। क्या दे रहे हैं हम? एस्पिरिन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एंटीप्लेटलेट कॉमनली गिवन एज एस्पिरिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी विथ अल्टप्लेस TPA जिसको हम बोलते हैं? तो मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है? सीवियर ब्लीडिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच एंटीबायोटिक क्लास इज क्लासिफाइड विथ सीवियर रिस्क ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। वो होता है करेक्ट ऑप्शन अम्नियोग्लाइकोसाइटिस, जिसके कारण क्या होता है? ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंटामाइसिन बिलोंग्स टू व्हिच क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हमारा जेंटामाइसिन जो है वो कौन सा एंटीबायोटिक्स में क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, बताओ अगर आप लोगों को आता है तो। जेंटामाइसिन क्या किस में आता है? अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में आता है।
क्वेश्चन नंबर 40, रैपिड IV इन्फ्यूजन ऑफ vancomycin कैन ट्रिगर डिस्टिंक्टिव हिस्टामाइन मेडिएटेड रिएक्शन। क्या कर रहा है? एलर्जिक रिएक्शन क्या क्रिएट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं बताओ। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ये याद रखो। रेडमैन सिंड्रोम क्या कर रहा है? रेडमैन सिंड्रोम ड्यू टू vancomycin क्या कर रहा है? हिस्टामाइन मेडिएटेड रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। विच एंटीबायोटिक इज वेल नोन फॉर कॉजिंग टूथ डिस्कलरेशन इन चिल्ड्रेन अंडर 8 ईयर ओल्ड। तो अंडर 8 ईयर ओल्ड बच्चों के जो एंटीबायोटिक हमारा क्या कर रहा है? कॉजिंग टूथ डिस्कलरेशन। ये किस वजह से हो रहा है? ये तो सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसका कारण इसका एंटीबायोटिक नेम क्या है? टेट्रासाइक्लिन, जो कि क्या कर रहा है? टूथ के डिस्कलरेशन कर रहा है इन चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient taking ciprofloxacin should be closely monitored for which unique musculoskeletal injury। तो जब पेशेंट सिप्रोफ्लैक्सिन लेता है तो हमारा यूनिक हमको मॉनिटर करना चाहिए। कौन सा मॉनिटर करना चाहिए? वो होगा टेंडन रप्चर होने के चांसेस होता है, तो इसको हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो लेंदी ना हो, मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि यहीं से स्टॉप कर दिया जाए वीडियो को, ताकि हम जो कल 51 से शुरू करेंगे नेक्स्ट मैराथन ऑफ अनदर 50 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लेना, ताकि आप पार्ट 2 भी मिसिंग ना करें, ठीक है। ये मैराथन सीरीज़ में आप लोग सब कुछ पाएंगे, जैसे कि हम आज डिस्कशन किए, जिसका एंटीडोट टॉक्सिसिटी, एंटीडोट क्या क्या होता है जब टॉक्सिक होता है जिस एक ड्रग का। ऐसे करके आप लोग जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस में, आप लोगों को हेल्प करेगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकोगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सब मुझे कमेंट भी करना कि आप लोगों को 50 से कितने मार्क आया है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों का थ्योरी पोर्शन कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही इतने में रखती हूँ। टाटा बाय बाय, जय जगन्नाथ सब।